दिखता है कि एक आदमी मतलब लो से स्टार्ट करके हाई पे जाता है। कह सकते हैं सर पॉकेट मनी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अपनी कमाई का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने कोशिश की थी कि 10-20 रुपये अपने पास रखूँ, 15 रुपये अपने पास रखूँ, 10 रुपये घर पे दूँ जी। तो मेरी मम्मा ने वैसे तो मेरे को स्टार्टिंग में मना किया था कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, तो मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स में कुछ करना है। सर ऐसा है कि अपना घर के जो मज़ा है, जो सुकून है, वो अपने घर में ही होता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये अच्छा फील होता है मुझे कि मैंने एक प्राउड फील होता है कि पेरेंट्स को एटलीस्ट अपना घर दे दिया है, अपने आप को अपनी एक छत दे दी है, आने वाले अपने फ्यूचर अपने बच्चों को भी एक घर दे दिया एटलीस्ट। और मेरा टारगेट अभी और थोड़ा बड़ा है। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम स्पोर्ट्स की एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिनका प्रोफेशनल गोल्फ का सफ़र कैडी से शुरू हुआ और उनकी गोल्फ कोर्स में जो पहली अर्निंग थी वो महज 25 रुपये की थी और आज वो इंडियन प्रोफेशनल सर्किट में एक इस्टेब्लिश्ड नाम है और लगभग जो प्राइज़ मनी वो 70 लाख रुपीस जीत चुके हैं और जिसमें से 40 से 50 लाख रुपए पिछले 4 से 5 साल के अंदर उन्होंने जीता है। एक ऐसा समय था जब उनका 5 जनों का परिवार एक कमरे के किराए के मकान में रहता था और लास्ट ईयर ही उन्होंने अपनी फैमिली को डबल स्टोरी हाउस गिफ्ट किया जिसमें 5 बेडरूम हैं। हम बात कर रहे हैं 30 साल के प्रोफेशनल गोल्फर अक्षय शर्मा की। तो आपको था कि कभी आप गोल्फ खेलेंगे या गोल्फ के ज़रिए एक अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार को दे पाएंगे? ऐसा नहीं है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गोल्फ क्लब में आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा खेलूँगा या कुछ। हाँ, मैं गोल्फ मैंने इंटरेस्ट था थोड़ा सा देखने में कि मुझे पसंद है। तो मुझे किसी ने बताया कि एक हरिंदर गुप्ता यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कैडी प्लेयर से स्टार्ट किया था। तो मेरी इंप्रेशन थी कि यार इनको देखना है, इनको सीखना है। उनके साथ थोड़ा बहुत वॉक करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा मुझे खिला लेना चाहिए, अर्निंग अच्छी हो जाती है। तो मैं अर्निंग करने लग गया, यहाँ पे खिलाने लग गया। स्लोली मुझे लगा कि हाँ शायद मैं भी इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई किया, थोड़े 2-3 क्लब्स खरीदे, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। स्लोली मेरा कॉन्फिडेंस बनता गया, इसलिए मैंने इस गेम में फिर थोड़ा बेटर किया अपने आप को। तो आप जब पहली बार जब आप 13-14 साल के थे तो पहली बार गोल्फ क्लब में पहुँचे कैसे? ऐसा है कि मैं नज़दीकी गोल्फ क्लब के पास में एक किशनगढ़ गांव है, उसमें रहता हूँ। तो यहाँ का जो कैडी मास्टर है वो मेरे पड़ोसी थे, नेबर थे। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं हॉलीडेज़ में यहाँ पे आया था, मैं अपनी नानी के पास पंजाब में रहता था। तो उन्होंने बोला कि चल यार मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो वो मेरे को गोल्फ क्लब में लेके आए, मैंने देखा। फिर मैं वहाँ पे हरिंदर गुप्ता से मिला तो किसी ने मुझे उसकी स्टोरी बताई कि यहाँ से वो यहाँ तक है, क्योंकि दिखता है कि एक आदमी मतलब लो से स्टार्ट करके हाई पे जाता है। तो मुझे लगा यार अच्छी चीज़ है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। और जो आपकी फर्स्ट अर्निंग थी अक्षय, तो वो 25 रुपीज़ आपने किया? 25 रुपीज़। रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो 9 होल्स के 15 रुपीज़ मिलते थे एंड 18 होल्स के 25 रुपीज़ मिलते थे। तो जो कैडी चार्जेस है वो यही होती थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया खिलाना तो मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 18 होल्स खिला पाता था, क्योंकि स्टेमिनर भी चाहिए आपको खिलाने के लिए। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम अर्निंग की थी वो 25 रुपीज़ थी। तो अक्षय जब 25 रुपीज़ आप 13-14 साल में कमाए तो उस टाइम वो एक पॉकेट मनी की तरह देख के उसको एक मोटिवेशन मिला आपको? कह सकते हैं सर पॉकेट मनी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अपनी कमाई का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने कोशिश की थी कि 10-20 रुपये अपने पास रखूँ, 15 रुपये अपने पास रखूँ, 10 रुपये घर पे दूँ। जी। तो मेरी मम्मा ने वैसे तो मेरे को स्टार्टिंग में मना किया था कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, तो मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स में कुछ करना है। तो मैं क्रिकेट स्टार्ट की थी, वॉलीबॉल स्टार्ट की, कबड्डी स्टार्ट की, लेकिन कुछ मेरे को दिखा नहीं। तो पता नहीं गोल्फ में कुछ ऐसा लगा हुआ आ गया, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करें पता ही नहीं चलता। गेम सडनली इंप्रूव हो गई तो लोगों ने मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि तू खेल सकता है, तेरी तो स्विंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई किया जाता है इस पे। तो शुरू में जब आपने केडी का काम किया तो कितने टाइम बाद आपने क्लब लेके या प्रैक्टिस करनी शुरू करी या ट्राई किया गोल्फ में? हाँ, अराउंड मैंने 2004 के करीब मैंने गोल्फ क्लब आना स्टार्ट किया था जी। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल यहाँ पे कैडी किया। हम कैडीज़ को थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती है, जैसे क्लब मेंबर को खिलाते हैं तो उनके क्लब ट्राई कर लेते हैं, शॉट्स मार लेते हैं कभी कभी बीच में। तो फिर मुझे कहीं लगा कि चल यार कुछ करते हैं। तो मैंने फिर अराउंड 1 या 1.5 साल बाद अपने 5-6 क्लब खरीदे थे जिससे मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। तो मेरे को गोल्फ क्लब में तो अलाउड नहीं था, तो पीछे एक ग्राउंड है, स्केतड़ी ग्राउंड, तो किशनगढ़ के पास में बैक साइड में एग्जैक्टली। तो मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा था, वहाँ पे अपनी बॉल्स मैंने ले ली, कुछ खरीद ली। तो खुद ही अकेला प्रैक्टिस करता था। स्कूल से आता था यहाँ पे 9 होल खिलाने, 5 बजे चले जाना, अंधेरे में अपनी बॉल मार के फिर वापस घर आ जाना। तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था, कैडी टूर्नामेंट था, PGA ये होता है पंजाब गोल्फ एसोसिएशन का मैच था। CGA वाले ये टूर्नामेंट कराते हैं, CGA वाले, चंडीगढ़ गोल्फ अकेडमी है ना,
उन्होंने हमारा टूर्नामेंट करवाया था कैडी का। तो फर्स्ट टाइम मैं वो टूर्नामेंट खेला था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं खेला था अराउंड 20 ओवर खेला था लाइफ में। जब फर्स्ट टाइम खेला था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार 20 ओवर मैंने 5-6 पार मारे। तो मुझे लगा कि यार मैं अभी तो स्टार्ट किया है, 20 ओवर खेलता हूँ। लोग तो हमारे मेंबर्स कई बार बहुत ज़्यादा खेल जाते हैं, तो वहाँ मुझे ट्राई करना चाहिए, थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ, स्किल्स बेटर कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी गेम इंप्रूव हो गई थोड़ी। अक्षय, जो गोल्फ सेट है थोड़ा कॉस्टली आता है, तो जो आपने फर्स्ट टाइम क्लब्स खरीदे थे तो सेकंड हैंड परचेज़ किया था या ब्रांड लिए थे? नहीं 100% मैंने सेकंड हैंड ही परचेज़ किया था, बिकॉज गोल्फ सेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने ट्राई किया था, एक लिंक्स के क्लब आते थे, इज़ वेरी मतलब लो कैटेगरी के क्लब है। वो सेकंड हैंड लिए थे अराउंड, वो मेरे को मिले थे 10,000 के। अच्छा, पूरा सेट लिया था आपने? पूरा सेट लिया था मैंने, जब अपना कंप्लीटली सेट लिया था। वैसे तो मैंने क्लब लिए थे 5 जो पहले लिए थे, वो 500 रुपये के। उस टाइम के 500 रुपये मेरे लिए मायने रखते थे जी। पर मैंने उस टाइम 5 क्लब लिए थे अराउंड 2500 रुपये 2500 रुपये इकट्ठे करके। 1-1.5 महीना लग गया था मुझे इकट्ठे करने में, क्योंकि मुझे था कि मैंने क्लब लेने हैं। और जब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को गोल्फ सेट लेना है, मम्मी कहते हैं कि चलो ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में, कुछ पैसे तू इकट्ठे कर, कुछ हम करते हैं। तो फिर मैंने फाइनली जाके एक अपना कंप्लीट सेट लिया था, जो मुझे 10,000 का उस टाइम पे मिला था। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा पहले प्राइवेट कंपनी में थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ड्राइविंग स्टार्ट की थी पंचकुला में, सुभाष चंद्र मंगत के पास। ओके। तो अभी वो 24 में एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ पे अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो फिर जब आपने अपना पहला कंप्लीट सेट लिया 10,000 रुपये का, तो उससे आपकी गेम इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि आपके पास अपना एक इक्विपमेंट होने की वजह से? अपना इक्विपमेंट होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं। और मेरी गेम भी इंप्रूव हो गई थी, क्योंकि मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस अलाउड कर दी थी। जब मेरे पास कंप्लीट सेट आ गया था, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि आई हैव माई गोल्फ सेट, प्लीज़ अलाउ मी इन दिस गोल्फ कोर्स रेंज एटलीस्ट। तो उन्होंने मेरा रेंज में फ्री कर दिया बॉल्स मारना चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में। तो वो उसकी वजह से फिर मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तो मुझे फिर किसी एक्सपीरियंस, मतलब रणधीर सिंह गोत्रा हैं, अभी वो अमेरिका में है, वो भी कैडी प्रो थे एक टाइम पे और बहुत अच्छे प्लेयर है। तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया कि बेटा तेरी किट को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज किट की वजह से तू कहीं ना कहीं मार खा रहा है, तो अपनी किट चेंज कर, तेरी गेम बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ क्लब्स भी दिए। तो उसकी वजह से मैंने फिर एक और नया सेट लिया, जो अराउंड मेरे को वो 25 या समथिंग का हुआ था। वो मैंने अराउंड लिया था 2000 प्रो टर्न करने के बाद। प्रो टर्न में किसी और के सेट से करने गया था, मैंने किसी और का सेट बोरो किया था, बिकॉज मेरे क्लब इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने किसी और का बोरो किया था। और मैंने फर्स्ट ईयर जब मैं गया था तो मैंने बी कार्ड लिया था 2010 में। तो फिर मैंने 2012 या 13 में अपना एक कंप्लीट सेट लिया, जो अराउंड मेरे को 40,000 या समथिंग का कुछ था जो मैंने लिया वो सेट। अक्षय, पहले क्लब में कैडी, फिर जाके शाम को प्रैक्टिस करना, और जो सेविंग होती थी वो इक्विपमेंट में ही आप खर्च कर देते थे। बिल्कुल सर। और जो पहला टूर 2010 में आपने खेला, जब प्रोफेशनल 2011 में, तो वो भी सेट आपने बोरो किया था? बिल्कुल सर। तो एडजस्टमेंट की भी एक बड़ी उस टाइम में एक दिक्कत रहती हुई, किसी और का सेट है, एडजस्ट करना, अपना इक्विपमेंट भी आपके पास अपना नहीं है। सर ऐसा है कि जब जुनून होता है तो बहुत कुछ होता है, और जब फैमिली सपोर्ट करे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि फैमिली ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि हमें पैसे चाहिए, तू जा रहा है तो पैसे लेके आ। कभी उन्होंने ऐसा सपोर्ट, मेरे को कभी प्रेशर नहीं डाला। उन्होंने बोला ठीक है तो अपने लिए कर रहा है तो अपने लिए करता रहे, शायद कुछ हो जाए। तो आज यहाँ पे हैं। तो अक्षय, जब आप प्रोफेशनल टर्न कर गए 2011 में, तो प्रोफेशनल टूर में भी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल। और इनिशियली स्पॉन्सर्स भी नहीं आते हैं, आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। तो आप ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कैसे मैनेज करते थे, और फिर होटल में रहने का खर्चा कैसे? सर ऐसा है कि 2011 में मैंने टर्न किया था, तो एक लड़का है यहाँ पे, उसका नाम है अरुण जेटली, स्पेशली उसका नाम लेना चाहूँगा। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो मेरे को कैडी भी किया करते थे। उन्होंने मेरे सामने एक डील रखी थी कि आप मेरे से हर मैच का 6,000 रुपीज़ ले लो, जो कमाओगे हमारा आधा आधा। बट मैंने उनको मना कर दिया था, सॉरी, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप मेरे को पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके पैसे डबल करके दे सकता हूँ। तो अराउंड फर्स्ट ईयर में मैंने उनसे 1 लाख रुपए लिया था। उस टाइम पे 1 लाख मतलब मायने रखता है मेरे लिए, और मेरी टोटल इनकम ही अराउंड 40 या 50,000 रुपीज़ रही होगी। तो उस टाइम मैं थोड़ा लॉस में था, पहले 2 साल में लॉस में था। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर जो आपका टूर में खर्चा आया वो लगभग 1 लाख रुपए था, और अर्निंग 40 to 50,000 है। तो वो एक लॉस, तो वो लॉस था। मुझे था कि मैं 2-3 मैचों में मैं अच्छा भी खेला, 2-3 मैचों में मैं ख़राब भी खेला, लेकिन मुझे था कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2-3 मेंबर्स हैं जो जिनको मैं कैडीज़ करता था, जिन्होंने मेरे को अच्छी पैसे दिए हैं। हर मैच खेलने के 1000 रुपये 500 रुपये कोई ना कोई देता ही रहता था। तो अराउंड मेरे पास हर मैच का अराउंड 10,000 खर्चा हो जाता था इकट्ठा।
खेलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइट होके चल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे सपोर्ट मिल रही है चंडीगढ़ गोल्फ क्लब वालों की और मेंबर्स की। और जो टूर्नामेंट अक्रॉस द कंट्री होते हैं, तो जो इनिशियल आपकी ट्रैवलिंग वो बाय एयर अफोर्ड कर पाते थे? सर उस टाइम तो मैं 2016 के बाद मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ मैं 2016 में एक मिनी टूर जीता था जी, जयपुर में। वहाँ पे मेरे को अराउंड मिले थे 70,000 80,000 रुपीज़ मिले थे टूर्नामेंट जीतने के। वो मेरा फर्स्ट टाइटल था मिनी टूर में। हमारे 2 टूर्नामेंट होते हैं, मेन टूर एंड मिनी टूर। तो मिनी टूर में मैंने फर्स्ट टाइटल लिया था अपना। सडनली उसके नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैंने सेकंड मारा था और उसके नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैंने थर्ड मारा था। तो मैंने अच्छी अर्निंग कर ली थी। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे शायद अपने आप को बेटर करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। और 2-3 गोल्फर भी हैं जिन्होंने मुझे समझाया कि आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो दूर दूर तक, तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी थक जाती है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। टूर्नामेंट के लिए 1 दिन या 2 दिन पहले बाय एयर जाओ, पहुँचो, रेस्ट करो, फिर टूर्नामेंट। और ये फैक्ट है, ये आदमी को इम्प्रूव करता है। कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है, थकावट नहीं होती, रिकवरी में टाइम हाँ। क्योंकि ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो, यहाँ से अगर मैं मान लो बेंगलोर में टूर्नामेंट है, अराउंड 40 आवर्स लगते हैं ट्रेन में, बाय एयर 2 आवर्स लगते हैं। तो वो 2 आवर्स ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 दिन और काम कर सकता था अपनी गेम के ऊपर। वो थोड़ा कहीं ना कहीं। तो इनिशियली बेंगलोर भी आपने बाय ट्रेन ट्रैवल किया है? हाँ मैंने अभी तक हाईएस्ट ट्रैवल किया है कोचिंग। अच्छा। अराउंड वो है यहाँ से 50 समथिंग, मतलब 50 घंटे की जर्नी है चंडीगढ़ से दिल्ली से फिर आगे बेंगलोर से आगे कोची। तो अराउंड मेरे को 3 दिन लग गए थे पहुंचने में। हम 3rd डे पहुंच गए थे वहाँ पे। ठीक। और जब भी जिस टूर्नामेंट में जाते थे, तो आपने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि इनिशियल ईयर्स में तो आप उन लॉजेस में रहते थे जिसमें कैडी रहते हैं और एक शेयरिंग बेसिस पे रहते थे। जब मैंने पहली बार गोल्फ स्टार्ट की थी तो मुझे नॉलेज नहीं थी कहाँ जाना है। मम्मी पापा भी थोड़े डरते थे कि यार ऐसे बच्चे को बाहर भेज रहे अकेले को। अराउंड मैं उस टाइम 20 ईयर्स का था, कभी ट्रैवल नहीं किया। तो 2-3 यहाँ पे कैडीज़ थे जो परमानेंटली खिलाते, जैसे रणदीप सिंह गोत्रा का मैंने नाम दिया। उनके कैडी चंडीगढ़ से ट्रैवल करते थे, तो मैंने उनके साथ ट्रैवल किया। जहाँ पे वो रहते थे उन्हीं के साथ रहा, खाया पिया, समझा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ पे बेनिफिट है, कहाँ पे नहीं। तो स्लोली मैनेज हुआ उससे। तो आपके परमानेंट कैडी कौन है जो आप अभी मैंने लास्ट 3 साल से अपना परमानेंट कैडी रखा है, जिनका नाम है मोंटू कुमार। थैंक यू मोंटू, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। ये लास्ट मतलब कि 3 साल से मुझे खिला रहे हैं। उससे पहले इन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयरों को खिलाया, जैसे राशिद खान को इन्होंने काफ़ी साल खिलाया, 5-6 साल खिलाया है। एशियन टूर पे खिलाया है, बाहर खिलाया है, जापान, यूरोप, हर जगह घूमे हैं ये। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे गेम को भी इम्प्रूव किया है। तो मोंटू जब आपके साथ ट्रैवल करते हैं, तो अब इतना आप अफोर्ड कर लेते हैं कि आप खुद और अपने कैडी को बाय एयर ट्रैवल करा सकें? मैं ये तो नहीं कहता कि मोंटू भैया को मैं हर बार बाय एयर ट्रैवल करता हूँ, पर हाँ अगर कहीं दूर है, जैसे बेंगलोर मैच है, तो उनको मैंने बाय एयर ट्रैवल कराया है। बिकॉज कैडीज़ का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है गेम के अंदर। अगर कैडीज़ आपका 1 या 2 शॉट सेव करता है पूरे टूर्नामेंट में, तो आपका बाय एयर का खर्चा निकल जाता है प्रो टूर के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मोंटू भैया राउंड मेरा पूरे 4 दिन में 4 या 5 शॉट आराम से ईजिली मेरे सेव कर लेते हैं। उनकी खासियत है वो रेडी रहते हैं एवरी टाइम, मतलब वो बिफोर द टाइम जगह पे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते। और प्लस सबसे अच्छा जो है उनको, वो बहुत काम है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हाइपर हूँ, तो वो मेरे को बहुत जल्दी काम कर देते हैं कि नहीं अक्षय कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट होल में कुछ करेंगे, अभी फोकस करो। तो वो मुझे उनके साथ मज़ा आता है करने में। हम थोड़ी में हमारे में कभी लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, बड़े भाई की तरह भी समझाते हैं, पेरेंट्स की तरह भी समझाते हैं और दोस्त की तरह भी रहते हैं। तो मुझे मज़ा आता है उनके साथ। अक्षय, जो गोल्फ है वो एक एलीट स्पोर्ट माना जाता है, तो उसमें कई बार आपको कुछ एडजस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत आती है, या अब वो चीज़ों को आप ओवरकम कर चुके हैं? अब सर मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि बस मुझे अपना बेस्ट करना है और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि बस थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमें स्पॉन्सर्स थोड़े कम हैं PGTI में और प्लेयर्स के लिए, स्पेशली जो टॉप ऑफ द प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी लोगों को ऐसे स्पॉन्सर नहीं। जैसे लास्ट मैं भी टॉप 5 में चल रहा था, तो मैंने 2-3 कंपनियों को अप्लाई किया था कि मुझे थोड़ी नीड है स्पॉन्सर की, जिसकी वजह जिससे मैं एशियन टूर जा सकूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कैच नहीं हुई, और मे भी शायद इस इंटरव्यू के बाद कोई नोट करेगा। तो अगर आपको रेगुलर स्पॉन्सर्स मिलते हैं या पार्ट्स में भी मिलते हैं, तो वो आपकी गेम में कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहता है? ऐसा है कि मनी फैक्टर इज़ अ बिग फैक्टर मुझे लगता है गोल्फ के अंदर, क्योंकि अगर आपको एशियन टूर तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको फाइनल क्वालिफाइंग में जाना पड़ता है। तो वो तो मुझे मिल जाएगा इंडिया के थ्रू, बिकॉज मैं टॉप 10 में सर्वाइव कर रहा हूँ
और टूर्नामेंट विनर हूँ तो मुझे फ़ाइनल मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो फ़ीस है वो अराउंड $1,500 तो उनकी वो है एंट्री फ़ीस है, प्लस वहाँ पे रहने का और ट्रैवलिंग का खर्चा अलग, तो अराउंड 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग का है। 3 लाख या 4 लाख। और फिर उसके बाद टूर्नामेंट खेलने का, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एशियन टूर जाऊँगा तो मुझे वहाँ के गोल्फ कोर्स की नॉलेज में थोड़ा सा तो टाइम मुझे एडजस्टमेंट में लगे। ऐसा नहीं कि मैं ख़राब भी खेलूँगा या बहुत अच्छा खेलूँगा, मीडियम रहेगा कि खर्चा अफोर्ड कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को स्पॉन्सर नहीं होती और मैं पहुँच जाता हूँ, अपनी जेब से मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी थोड़ा बैकआउट किया है। तो मैंने अभी घर लिया है सडनली, लास्ट आपने बताया कि जैसे मैंने घर लिया है, तो मेरे को था कि या तो मैं एशियन टूर जा सकता हूँ या मैं घर ले सकता हूँ। एशियन टूर में यह है कि पैसा मनी मेक कर सकता हूँ या नहीं, तो मुझे था कि पहले अपने घर वालों को पहले घर दे देते हैं, तो मैं भी 2022 में मैं जाऊँगा एशियन टूर। आपने घर की बात का दोबारा एक रेफरेंस दिया, तो आप पहले 5 लोग जो हैं एक किराए के मकान में रहते थे, एक कमरे के मकान में, सिंगल रूम। तो कब आपने जब प्रोफेशनल टर्न किए या किस समय आपने सोच लिया था कि मैंने जो मेरा टारगेट है कि घर वालों को एक अपना घर हो? सर ऐसा है कि जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने अपने आप को संभाला अराउंड जब मैं 13 का था, तो उस टाइम मैं अपने आप को संभाल चुका था कि मुझे पता था कि फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, तो उनकी पढ़ाई भी है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक आदमी को बैकआउट करना चाहिए कि पापा इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने 2012 के बाद जब मैंने टूर्नामेंट जीता था, तो हमने एक 3 रूम का सेट ले लिया, 2 रूम का सेट ले लिया था। डबल रूम लिया था या रेंट? नहीं सर, रेंट पे लिया था। अच्छा। कि अपने आप को अपडेट करें, हम सिंगल रूम में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, हम बड़े हो गए थे, तो हमने डबल रूम ले लिया। डबल रूम, अपना वॉशरूम वगैरह सेपरेट, सब कुछ सेपरेट ले लिया था। तो अभी थोड़ा फिर मेरे को लगा कि यार शायद थोड़ा बड़ा करना चाहिए, और क्योंकि फैमिली है, हमारी एज हो रही है, छोटी सिस्टर की मैरिज हो गई, बड़ी जॉब कर रही थी, तो मुझे लगता था कि शायद अगर मेरी भी फैमिली होगी तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे था कि एक छोटा सा घर ले लेते हैं अपना। तो मैंने 2018 से प्लानिंग स्टार्ट की थी, 2017 से, कि मुझे अपना घर लेना है, चाहे छोटा लेना है लेकिन लेना है। तो 2019 में मैंने ऑलमोस्ट इतना अचीव कर लिया था कि मैं छोटा घर बाय कर रहा था। तो कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा और बड़ा सोचते हैं कि 2 घर की मैनेज नहीं होगा, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तीसरा रूम चाहिए हमें। तो फिर मैंने और थोड़ा वेट किया, तो वो मौका मुझे यहाँ पे मिला 2000 कोविड के बाद, कि मैंने सडनली अराउंड 10 लाख कमाए। तो मुझे लगा कि अब मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो मैंने एक घर परचेज़ किया अराउंड 50 समथिंग का, 50 लाख का। तो मैंने घर परचेज़ किया जिसमें अभी नीचे हमारे पास 4 रूम है, ऊपर भी 3 रूम्स हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा घर लिया है। तो अक्षय, आप चंडीगढ़ में ही पले बड़े, गोल्फ कोर्स से आप अपना करियर स्टार्ट किया, एज अ कैडी किया, और जैसे आप अपने घर का बताया कि नीचे 4 रूम है, ऊपर 2 रूम है, पहले आप सिंगल रूम में रहे, तो ये एक कैसा लगता है, और जो कभी इस बारे में सोचते हो तो किस तरह से एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है इस बात से? सर ऐसा है कि अपना घर की जो मज़ा है, जो सुकून है, वो अपने घर में ही होता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, पानी का डर नहीं है, बिजली का डर नहीं है, रेंट देने का डर नहीं है, शोर मचाने का डर नहीं है, गाने लगाने का डर नहीं है। क्योंकि हम पहले कहीं रहा करते थे तो लोग डिस्टर्ब होते थे, कहते थे यार साउंड कम कर लो, है ना, पानी चल रहा है पानी बंद कर दो। अब अपना घर है, उसका मज़ा, सोने का मज़ा बहुत अलग है। तो ये अच्छा फील होता है मुझे कि मैंने एक प्राउड फील होता है कि पेरेंट्स को एटलीस्ट अपना घर दे दिया है, अपने आप को अपनी एक छत दे दी है, आने वाले अपने फ्यूचर अपने बच्चों को भी एक घर दे दिया एटलीस्ट। और मेरा टारगेट अभी और थोड़ा बड़ा है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट टारगेट है सर कि मैं एशियन टूर जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एशियन टूर में अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं मलेशिया गया था अभी 2019 में जी, तो मैं वहाँ पे 8 अंडर खेला था, मतलब काफ़ी अच्छा खेला था और अच्छा खेल सकता था, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि मुझे कट बनाना ज़रूरी है। पहले 2 दिन मेरे माइंड में सिर्फ कट चल रहा था कि मुझे कट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पहले नाम दिखाना है कि कुछ कर सकता हूँ। तो पहले 2 दिन में मैं 5-6 अंडर था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बेटर किया, तो मैं 9 अंडर था, तो लास्ट में बोगी मार के मैंने 8 अंडर फिनिश किया। मैं उससे काफ़ी अच्छा था कि खुश था कि मैंने 8 अंडर ख़त्म किया। फर्स्ट टाइम मैं एशियन टूर खेलने आया हूँ और मैंने 8 अंडर ख़त्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एशियन टूर के गोल्फ कोर्स में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा ख्वाब है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, वहाँ पे टूर्नामेंट जीतूँ और अपने घर वालों को थोड़ा और बेटर करूँ। तो आप कितने ओवरसीज़ टूर्नामेंट जीत चुके हैं अभी, मतलब कितने पार्टिसिपेट किया आपने? सर ओवरसीज़ में सर हर साल हमारे अराउंड 18 या 20 टूर्नामेंट्स होते हैं ईयर में। तो मैं 10 साल से खेल रहा हूँ ओवरसीज़ टूर्नामेंट में। प्लस मैं बाहर मलेशिया जा चुका हूँ, बांग्लादेश जा चुका हूँ, नेपाल 2 बार जा चुका हूँ खेलने के लिए। तो बाहर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक क्या रही है? सर मेरी अभी 8 अंडर, यही जो मैंने आपको बताया, मलेशिया में 8 अंडर में खेला था।
और उसमें कितना प्राइस मनी मिला था तो अराउंड मुझे सर वो 1 लाख समथिंग कुछ मिला था इंडियन मनी, और मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था 90,000 या 1 लाख समथिंग। तो अभी तक आपका सबसे बड़ा प्राइज़ मनी कौन सा रहा है? सर बड़ा प्राइज़ मनी मेरा चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में रहा है 6 लाख समथिंग, जो मैंने दोनों बार अचीव किया। दोनों बार मैंने फोर्थ ख़त्म किया है। ओके। हाँ जीव जी, टूर्नामेंट। हाँ जी सर, जी इमिटेशन में। तो चंडीगढ़ एक हब है चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की, काफ़ी बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं। जी, जीव मिल्खा सिंह है, हरमीत कालो है, शुभांकर, अजीतेश संधू, बुलर सर, भुल्लर सर, और अब आपका भी नाम उसमें शामिल हो रहा है। सर भाग्यशाली हूँ अगर मेरा नाम उसमें लिया जा रहा है। इसके लिए मैं अपना सारा जो कंट्रीब्यूशन जब बता रहा हूँ कि किस किस ने मेरे को सपोर्ट किया, उसमें मैं सिर्फ चंडीगढ़ गोल्फ क्लब मेंबर्स का नाम लूँगा जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। कोई कुछ भी कहे, पर मुझे लगता है कि हमारा गोल्फ क्लब हमें सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं कैडीज़ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि चंडीगढ़ गोल्फ क्लब अभी द बेस्ट इन इंडिया आई थिंक। अक्षय, आप एक बहुत नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और कैडी से स्टार्ट किया, तो जब एक कैडी प्रोफेशनल गोल्फर बनता है तो उसके लिए क्या मुश्किलें रहती हैं, और एक नॉर्मल प्लेयर से के कंपैरिजन में अगर देखा जाए? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी कैडी प्रो बनना चाहता है सबसे पहले उसको सच्ची और सही गाइडेंस चाहिए, कि उसको कोई समझाने वाला और कोई संभालने वाला और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला चाहिए। कि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, कई लोगों को कैडी को बोलते तो प्रो बन सकता है, वो प्रो क्वालिफाइंग चला जाता है, लेकिन उसको ये नहीं बताता कि प्रो बनने के लिए आपको सिंगल डिजिट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपने प्रो टर्न कर लिया तो आप अमेचर नहीं खेल सकते, है ना, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है आपको अगर आपने प्रो टर्न कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जितने भी मेरे कैडी भाई हैं या कितने दोस्त हैं जो करते हैं, मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप प्रो में कुछ कर सकते हो और आप अंडर शूट कर सकते हो अपने गोल्फ कोर्स में, तो उसे क्वालिफाइंग करना चाहिए, अदरवाइज़ उसे वेट करना चाहिए और एमेचर टूर्नामेंट जीतने चाहिए। और अब आप अपने इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं? सर ऐसा है कि मैं एक और आदमी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनका नाम है जितेंद्र जी। ये पार सेवर्स हैं, इनकी एक अपनी प्रो शॉप है पंचकूला में जी। और ये बहुत अच्छे नाइस पर्सन हैं जिन्होंने मुझे इस साल गोल्फ सेट पूरा प्रोवाइड किया है टाइटलेस का। अराउंड 3 लाख समथिंग का वो गोल्फ सेट है, कंप्लीट सेट उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया है कि आप गोल्फ के लिए। पार सेवर की उन्होंने मुझे स्पेशल टी शर्ट्स दी हैं अपनी, कि पार सेवर्स हम लिख के देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गोल्फ खेलनी है, जो इक्विपमेंट चाहिए आप मेरे पास आइए। उन्होंने मेरे को शूज़ दिए हैं, पैंट दी है, टी शर्ट्स, सब कुछ उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराया है, तो इसलिए थैंक यू पार सेवर्स। नहीं, बहुत अच्छा, और इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता रहे ताकि आप अपना प्रोफेशनल गोल्फ में भी जहाँ ट्रैवलिंग का खर्चा है और एटलीस्ट जो एशियन टूर है उसके लिए आपको ज़रूर स्पॉन्सर मिले, और हम भी इस तरह की कोशिश करेंगे। और अक्षय, अभी जैसे आप अगर एक थोड़ा पुराना टाइम देखते हैं कि इक्विपमेंट पे उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो इस तरह से जो और कैडीज़ भी होते हैं तो कई बार वो अपने इक्विपमेंट पे उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो इक्विपमेंट इस गेम में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मुझे लगता है कि एक अच्छी इक्विपमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अराउंड 30 to 40%, बिकॉज़ आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो आपकी स्विंग वेट के हिसाब से शाफ्ट आती है। पहले तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की, मुझे था जो भी क्लब है मेरे को मारना है, खेलना है, लेकिन आजकल अभी थोड़ा पता लग रहा है कि वेट ऑफ द क्लब का भी फ़र्क पड़ता है, शाफ्ट कितनी ग्राम की है उससे फ़र्क पड़ता है, आपकी स्विंग स्पीड कितनी है उससे फ़र्क पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है पहले और अब में, तो मुझे लगता है कि इस तरह 40% आपकी इक्विपमेंट भी आपको हेल्प करती है इम्प्रूव करने में। तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं इस गेम में, कि क्या स्विंग होना चाहिए, कितनी स्पीड है आपकी, उस हिसाब से आप कौन सा शाफ्ट खेलना पसंद करोगे। सपोज़ मेरी स्विंग स्पीड बहुत स्लो है तो मैं हैवी शाफ्ट नहीं खेल सकता, तो मुझे अराउंड 40 to 50 ग्राम की शाफ्ट चाहिए स्टिफ। और अगर मेरी स्विंग स्पीड अराउंड 100 प्लस है, 100 माइल्स पर प्लस है, तो मैं अराउंड 100 या 105 ग्राम की शाफ्ट खेलूँगा। और अगर मेरी स्विंग स्पीड उससे भी ज़्यादा तेज़ है तो मुझे 115 से 125 ग्राम की शाफ्ट चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये ग्रेजुअली खेलते हुए अपडेट हुई है, या इस पे भी आप एफर्ट करते हैं कि? बिल्कुल सर, इसमें भी ऐसा है कि मेरे को खेलते हुए एक्सपीरियंस मिला है, नो डाउट, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ता है अपनी स्विंग को, आपको देखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे एक गुरबाज मान सर है, उन्होंने मेरे को इस चीज़ की नॉलेज दी है, क्योंकि उनके पास गया था कि सर मैं शॉट्स अच्छे मारता हूँ लेकिन कभी कभी प्रेशर में मेरा शॉट्स राइट या लेफ़्ट हो जाता है, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि अक्षय शायद तेरी शाफ्ट थोड़ी वीक है,
हम इसको बेटर करते हैं। तो गुरबाज सर ने मेरा यहाँ पे CJ में मेरा ट्रायल लिया, उन्होंने मेरी स्विंग चेक की, स्विंग वेट चेक करा, क्लब चेक करे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये शाफ्ट आपको सूट करेगी। तो मैंने वो शाफ्ट ट्राई की, तो मेरी गेम सडनली 2-3 शॉट्स में मेरे को इम्प्रूव मिलेगी। 2-3 शॉट्स में प्रेशर के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बेटर मार रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस बारे में अब मेरे को समझना चाहिए कि शायद शाफ्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा था सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन आपकी शाफ्ट, आपका मेहनत और माइंड, तीनों चीज़ें आपको चाहिए। इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है इसीलिए। तो मैंने फिर वहाँ पे ट्राई किया, मैंने अपने ड्राइवर की शाफ्ट भी फिर चेक करवाई कि मुझे लगता है मेरा डिस्टेंस थोड़ा छोटा जाता है, मेरी बॉडी ठीक है, मेरी बॉडी डिस्टेंस नहीं जा रहा। तो उन्होंने फिर उसमें शाफ्ट का निकाला कि आपकी शाफ्ट थोड़ी वीक है, शाफ्ट इम्प्रूव की, डिस्टेंस और बढ़ गया। तो आप अपना फिटनेस पे भी कुछ ध्यान देते हैं? सर मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में आता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ। तो मैं लीन रहता हूँ, अपने आप को मैं कोशिश करता हूँ लीन रखूँ, फिट रखूँ। फिट रखने के लिए वॉक करता हूँ, 18 होल्स खेलता हूँ, कोचिंग करता हूँ बच्चों को, थोड़ी बहुत रनिंग और सैर वगैरह कर लेता हूँ। तो कोचिंग भी आप रेगुलरली करते हैं? सर ऐसा है कि रेगुलर इस टाइम कोविड के टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ हफ्ते में 3-4 क्लासें आराम से अभी इजीली मिल जाती हैं। पहले तो हफ्ते में 8-10 क्लासें आराम से हो जाती थी। अभी कोविड टाइम में प्रोफेशनल गोल्फर्स को बहुत हिट किया, और एटलीस्ट उनको, जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अगर सिर्फ गोल्फ की बात करें तो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं कोविड? सर ऐसा है कि प्रोज की अर्निंग सिर्फ टूर्नामेंट से है। हाँ, जिनको स्पॉन्सर है उनको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो कैडी प्लेयर्स हैं जैसे हम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा थोड़ा अमाउंट हमें चुकाना पड़ा है, क्योंकि हमारा घर का खर्चा है, फैमिली को हमने देखना है, और हमारा खाना भी इसी से चल रहा है। ब्रेड एंड बटर भी आपको पता है गोल्फ से ही चल रहा है। तो मैं तो यहाँ पे चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को भी यहाँ पे फिर थैंक्स बोलूँगा, जिन्होंने कैडीज़ को फ्री खाना दिया है, फ्री राशन दिया है, उनको पर वीक 2000 रुपये दिए हैं कोविड के टाइम पे, और प्रोज को यहाँ पे कोचिंग करना की परमिशन दी है, क्योंकि कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आप नज़दीक नहीं जा सकते, अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गोल्फ क्लब वालों ने हमें थोड़ा सा बोला है कि थोड़ा दूर रहिए, लेकिन कोचिंग कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टचिंग नहीं करना है किसी को, क्लब नहीं छूने, क्लब पहन के कोचिंग कीजिए, मास्क पहन के कोचिंग कीजिए। तो अब जैसे आप प्रोफेशनल गोल्फर है तो आप यहाँ पे कोचिंग दे सकते हैं कोविड टाइम में? यस सर, मैं कोविड टाइम में भी कोचिंग दे सकता हूँ, लेकिन वो 6 फीट दूर, टच नहीं करने हैं ग्लव्स, ग्लव पहनने हैं और मास्क पहनना है। अभी आपकी एज अ प्रोफेशनल गोल्फर जो टोटल अर्निंग है वो अराउंड 70 लाख रुपीज़ समथिंग सर। और जब एशियन टूर में जब जाते हैं तो वहाँ पे प्राइज मनी बहुत बड़ी रहती है। ऐसा है कि एशियन टूर में ऐसा है कि स्पॉन्सर ज़्यादा हैं, वो लाइव गोल्फ है, लोग उसे देखते हैं, टीवी शो होता है, लाइव शो चलता है, तो स्पॉन्सर्स ज़्यादा आती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि PGTI को थोड़ी बैकअप की ज़रूरत है, बड़े स्पॉन्सर की ज़रूरत है, ताकि हमारे यहाँ पे भी बड़े टूर्नामेंट हो जो लाइव आए, टीवी में आए, जिससे हमारी यहाँ पे अर्निंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे साल में मुश्किल से 3 या 4 टूर्नामेंट करोड़ के होते हैं। एशियन टूर में मिनिमम टूर्नामेंट $4 लाख का, $3 लाख का है, तो अराउंड वो 1.5 करोड़ से ऊपर का है पर टूर्नामेंट। उनका मिनिमम टूर्नामेंट 3 लाख है, उसके बाद वो 5 लाख, 10 लाख, ये डॉलर्स में बात कर रहे हैं? यस सर, $5 लाख, $10 लाख इनमें टूर्नामेंट कराते हैं। तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं 3 या 4 टूर्नामेंट में अपने आप को साबित कर सकते हो। तो अब आपने अक्षय घर ले लिया है, फैमिली को दे दिया, तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट है सर मेरा कि मैं थोड़ा और बेटर करूं, अपडेट करूं घर को, थोड़ा सा जी, थोड़ा रिन्यू करूं उसमें, अपने रूम्स में जो मेरा सीन है कि मैंने ऐसा करना है, ये कलर होना चाहिए, ये पेंट, ये फ़ैन, ये AC, उसको अपडेट करने की सोच रहा हूँ। एक गाड़ी जी, वो अपडेट करने की सोच रहा हूँ। तो कौन सी कार? सर ऐसा है कि मैं मारुति को ही बेस्ट समझता हूँ, तो मैं शायद ब्रीज़ा और छोटी कारों में जाऊँगा जो जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक रहे। ओके, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए, और बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि आप इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा करें और एशियन टूर में भी आप जाएं और रेगुलर खेलें। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करेंगे कि अक्षय को बहुत जल्द जो है उन्हें स्पॉन्सर्स मिलें, ताकि वो अपनी गेम में और इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स गांव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार इस तरह की एक इंस्पिरेशनल कहानी लेके आएंगे, और नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूर उसे ऑन रखिएगा, नहीं कहीं आपसे कोई कहानी मिस ना हो जाए।